बच्चों खनिज, खनिज की परिभाषा हम देखेंगे कि खनिज एक निश्चित रासायनिक व भौतिक गुणधर्मों के साथ कार्बनिक या अकार्बनिक उत्पत्ति का एक प्राकृतिक पदार्थ होता है। इसकी विशेषता क्या होती है बच्चों कि या तो ये रासायनिक और भौतिक गुणधर्म इसमें होंगे। रासायनिक और भौतिक गुणधर्म इनकी मुख्य विशेषता है। रासायनिक विशेषता होगी और भौतिक विशेषताएं उसमें होगी, वो खनिज होगा। साथ ही देखते हैं या तो ये कार्बनिक होगा बच्चों या ये अकार्बनिक होगा। और प्राकृतिक पदार्थ यह होता है, अर्थात प्रकृति द्वारा हमें यह प्राप्त होता है, इसे कृत्रिम या बनाया नहीं जा सकता। प्राकृतिक पदार्थ होता है, रासायनिक और भौतिक गुणधर्म, निश्चित रासायनिक भौतिक गुणधर्म होते हैं, साथ ही ये कार्बनिक या अकार्बनिक हो सकता है। इस प्रकार के इसके 3 पॉइंट बने बच्चों। 3 पॉइंट कौन कौन से बने? एक तो ये इसके निश्चित रासायनिक और भौतिक गुणधर्म होंगे, ठीक है बच्चों, निश्चित होंगे। जो भी होगा बच्चों, जैसे सोना है, तांबा है, लोहा है, पेट्रोल है, जो भी खनिज है, जैसा भी प्रकार का खनिज है, नमक है, जैसा भी खनिज है, उसका निश्चित रासायनिक गुणधर्म होंगे, अर्थात उनकी रासायनिक विशेषता होगी और निश्चित उसकी भौतिक विशेषता होगी। ठीक है बच्चों, रासायनिक और भौतिक विशेषता निश्चित होगी। दूसरी बात है बच्चों कि या तो अकार्बनिक होगा वो या वो कार्बनिक होगा। और तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है बच्चों, यह प्राकृतिक पदार्थ होता है, यह कृत्रिम नहीं होता, प्रकृति के द्वारा हमें प्राप्त होता है। ठीक है बच्चों, इसके बाद देखते हैं कि किसी भी देश के लिए खनिज वहाँ के औद्योगिक विकास के लिए आवश्यक आधार प्रदान करता है। अर्थात यदि किसी देश का औद्योगिक विकास कितना हो रहा है इसको देखना है तो वहाँ प्राप्त होने वाले खनिजों की स्थिति हमें देखनी होगी। किसी देश को समृद्ध बनाने के लिए खनिज बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं बच्चों। ठीक है, तो खनिज हमारे जीवन में वर्तमान समय के अंदर बहुत ही ज़्यादा आवश्यक हो चुके हैं। विभिन्न प्रकार के खनिज होते हैं, जिसमें से कुछ खनिज तो बच्चों खाने के योग्य भी आते हैं, जैसे कि नमक है, आयोडीन है, फ्लोरीन है। ऐसे खनिज तो मनुष्य के भोजन के अंग भी होते हैं। ठीक है बच्चों, इसके अलावा देखो बच्चों, तो खनिजों की उपयोगिता, वर्तमान समय में जो खनिजों की उपयोगिता है वो इतनी ज़्यादा है बच्चों कि वर्तमान सभ्यता को हम किस नाम से जान सकते हैं? खनिज सभ्यता को भी जान सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो वर्तमान सभ्यता को हम खनिज सभ्यता के नाम से जाना जा सकता है। इतनी ज़्यादा खनिजों की हमारे जीवन में इम्पोर्टेंस हो गई है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं बच्चों कि खनिजों के प्रकार, आखिर खनिज किन किन प्रकार के होते हैं। तो खनिजों के प्रकार में देखा बच्चों हमने कि 2 प्रकार के खनिज हो सकते हैं, धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज। किन्हीं जगह पर या किन्हीं पुस्तकों में इसका तीसरा प्रकार भी हमें मिलेगा, ईंधन, ईंधन या ऊर्जा देने वाले खनिज। ठीक है बच्चों, लेकिन हमारी पुस्तक में अधात्विक खनिजों के अंतर्गत ही ईंधन खनिज और अधात्विक खनिजों को शामिल किया गया है, इसलिए कंफ्यूज होने की बात नहीं है। कहीं पर 2 प्रकार दिए हुए हैं, कहीं पर खनिजों के 3 प्रकार दिए हुए हैं। तीसरा जो ईंधन या ऊर्जा प्रकार है वो अधात्विक खनिजों में भी शामिल किया जा सकता है। ठीक है बच्चों, तो हमने देखा खनिजों के यहाँ पर 2 प्रकार है, धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज। धात्विक खनिज किसे कहते हैं बच्चों? ऐसे खनिज जिसमें धातु अंश हो, धातु शामिल हो या धातु हो, उसे धातु खनिज कहते हैं। और ऐसे खनिज जिसमें धातु नहीं होती हो उसे अधात्विक खनिज कहते हैं बच्चों। धात्विक खनिज भी 2 प्रकार से, लोहा और अलोह। लोह किसे कहते हैं और अलोह किसे कहते हैं? लोह अंश जिसमें पाया जाए उसे लोह धात्विक खनिज कहते हैं, और जिसमें लोह अंश नहीं पाया जाए बच्चों उसे अलोह धात्विक खनिज कहा जा सकता है। जैसे कि लोहा है, मैग्नीज है, टंगस्टन है, ये सब लोह धात्विक खनिज कहलाते हैं। इसके अलावा अलोह धात्विक खनिज में बच्चों तांबा है, बॉक्साइट है। ठीक है, इस तरीके से इन्हें अलोह धात्विक खनिज कहते हैं। अब है अधात्विक खनिज। अधात्विक खनिज को बच्चों 2 भागों में बांटा गया है, ईंधन खनिज और अन्य अधात्विक खनिज। ईंधन खनिज वो होते हैं जिनसे हमें ईंधन या ऊर्जा प्राप्त होती है। उस प्रकार के खनिज बच्चों जिनसे हमें ऊर्जा या ईंधन प्राप्त होता है उन्हें हम ईंधन खनिज कहते हैं, जैसे कि कोयला है, पेट्रोलियम है, प्राकृतिक गैस है आदि।
इसके बाद देखते हैं बच्चों कि अन्य अधात्विक खनिज, माइका है, चूना पत्थर है, ग्रेफाइट है, या इमारती पत्थर है जो इमारतों में, मकान बनाने में हमारे काम आता है, वो सब क्या आते हैं, अन्य अधात्विक खनिजों में शामिल किए जाते हैं बच्चों। तो इस प्रकार से हमने देखा कि खनिजों के प्रकार कौन कौन से होते हैं। इसके बाद देखते हैं बच्चों कि वे सभी प्रकार के खनिज जिसमें लौह अंश पाया जाता है लौह अयस्क कहलाते हैं, और वे सभी प्रकार के धात्विक खनिज जिसमें लौह अंश नहीं पाया जाता अलोह अयस्क कहलाते हैं। ये हमने देखा है बच्चों। इसके बाद खनिजों की विशेषता, आखिर खनिजों में ऐसी कौन कौन सी विशेषता होती है जो हमें देखनी है। पहली है बच्चों कि क्षेत्र में असमान रूप से ये खनिज वितरित होते हैं, अर्थात क्षेत्र में समान रूप से पाए नहीं जाता है। कहीं पर पाए जाते हैं किन्हीं क्षेत्रों में, कहीं पर नहीं पाए जाते हैं, और जिन स्थानों पर पाए जाते हैं वहाँ भी लगातार रूप से ना पा करके बच्चों अलग अलग स्थान पर हमें प्राप्त होते हैं, अर्थात किसी भी क्षेत्र में समान रूप से नहीं मिलते, असमान रूप से मिलते हैं। दूसरी विशेषता है बच्चों खनिजों की गुणवत्ता व मात्रा के मध्य प्रतिलोमी संबंध पाया जाता है। गुणवत्ता बच्चों, खनिजों की गुणवत्ता इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मात्रा। इसका मतलब होता है बच्चों जहां कहीं भी यदि अच्छी गुणवत्ता के खनिज है उसकी मात्रा कम मिलती है अमूमन तौर पर, और ज़्यादा मात्रा में मिलती है खनिज वहाँ पर उनकी गुणवत्ता कम पाई जाती है, ऐसा देखा गया है इन विशेषताओं के अंतर्गत। ठीक है बच्चों। तीसरा है सभी खनिज समय के साथ समाप्त हो रहे हैं। लगातार हम विकास के साथ साथ में, आर्थिक विकास के साथ में बच्चों खनिजों का प्रयोग और खनन ज़्यादा कर रहे हैं, और ज़्यादा खनन करने के कारण खनिज समाप्त प्राय हो रहे हैं, धीरे धीरे समाप्ति की ओर अग्रसर हो रहे हैं। इस वजह से खनन को लुटेरा उद्योग भी कहते हैं। एक छोटा प्रश्न बन सकता है बच्चों कि लुटेरा उद्योग किसे कहते हैं। खनन को लुटेरा उद्योग कहते हैं। ठीक है, क्यों कहते हैं बच्चों, क्योंकि लगातार रूप से खनन करने से जो हमारे खनिज संसाधन हैं बच्चों, इन खनिज संसाधनों की समाप्ति हो रही है। चूंकि खनिज किस प्रकार के होते हैं, नव्यकरणीय नहीं होते हैं, अनव्यकरणीय होते हैं, अर्थात समाप्त होने वाले संसाधन हैं। इस कारण से लगातार रूप से यदि हम खनन करेंगे तो वो समाप्त हो जाएंगे। ठीक है, इसी वजह से इसे लुटेरा उद्योग भी कहते हैं। अगला है बच्चों कोई भी देश खनिजों में आत्मनिर्भर नहीं हो सकता, अर्थात कोई भी देश कितना भी पैसे वाला हो, कितना भी समृद्ध हो, कितना भी ताकतवर हो, सभी खनिजों में वो आत्मनिर्भर नहीं हो सकता। खनिजों की प्राप्ति के लिए उसे आयात और निर्यात करना ही पड़ेगा, इसीलिए खनिजों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है। यह जरूरी भी है क्योंकि हमें इस वर्तमान समय में खनिजों पर ही निर्भर होना होता है, इस वजह से खनिजों का आयात और निर्यात भी होता है। ठीक है बच्चों, चौथा पॉइंट देखा कि कोई भी देश खनिजों में आत्मनिर्भर नहीं पाया गया है। इसके बाद देखें पांचवा कि जिन कच्ची धातुओं के रूप में खनिज मिलते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, अयस्क या ओर। अयस्क कहते हैं, अर्थात बच्चों जो भी खनिज हमें मिलते हैं प्रकृति में वो सीधे रूप में नहीं मिलते हैं। जैसे कि एल्यूमिनियम एक खनिज है, ठीक है बच्चों, एल्यूमिनियम एक धातु है जो हमें प्रकृति से प्राप्त होती है, लेकिन ये सीधे तौर पर एल्यूमिनियम हमें प्राप्त नहीं होती। यह एक मिश्रित अवस्था में, जिसे हम अयस्क कहते हैं, वो बॉक्साइट के रूप में हमें मिलती है। इसी प्रकार के जितने भी खनिज है वो सीधे रूप में प्राप्त ना होकर के अयस्क के रूप में प्राप्त होते हैं। इसी कारण से हमें इनका शुद्धिकरण करना पड़ता है। अयस्कों का शुद्धिकरण करके उसमें से जो मूल धातु है वो निकाल ली जाती है, और जो अशुद्ध जो चीज़ें हैं उनको अलग कर ली जाती है। ठीक है बच्चों, तो हमें सीधे तौर पर खनिज ना प्राप्त होकर के अयस्क के रूप में प्राप्त होती है बच्चों। तो ये इनकी 5 विशेषता हुई। इसके बाद में देखते हैं बच्चों कि भारत में खनिजों का वितरण किस प्रकार का है। आखिर भारत में खनिज कहाँ कहाँ पाए जाते हैं और किन किन अवस्थाओं में मिलते हैं। तो हम देख सकते हैं कि अधिकांश खनिज प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्र के प्राचीन क्रिस्टलीय क्षेत्र में या शैलों में ही प्राप्त होते हैं। जो दक्षिण भारत में स्थित प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्र है वहीं पर ही अधिकांश खनिज पाए जाते हैं बच्चों।
यदि मैं बात करूं तो अधिकांश खनिज मैंगलोर से कानपुर को जोड़ने वाली काल्पनिक जो रेखा है, मैंगलोर से, यहाँ पर बच्चों हम जानते हैं कि कर्नाटक में जो मैंगलोर है और यूपी का जो कानपुर है, वहाँ से जो यदि हमने काल्पनिक यदि रेखा खींचे तो उस काल्पनिक रेखा के पूर्व में, यानी कि इधर की साइड पूर्व दिशा में ही अधिकांश खनिज पाए जाते हैं, ऐसा हमने अनुमान लगाया है। ठीक है बच्चों, इसके बाद देखते हैं कि कुछ पेटियां बनी हुई हैं भारत में, खनिजों की कुछ पेटियां बनी हुई हैं। उन पेटियों को हम देखते हैं कि कौन सी पेटी कहाँ पर है। तो यहाँ देख सकते हैं बच्चों हम कि पहला है उत्तर पूर्वी पठारी क्षेत्र। पहली पेटी के रूप में हम देख सकते हैं कि उत्तर पूर्वी पठारी क्षेत्र, यह नागपुर, छोटा नागपुर जो कि झारखंड में है, उड़ीसा पठार, पश्चिम बंगाल तथा छत्तीसगढ़ के कुछ भाग इसमें आते हैं। यहाँ लौह अयस्क, कोयला, मैग्नीज, बॉक्साइट व अभ्रक आदि प्राप्त होते हैं। यह प्राचीन नीस और ग्रेनाइट शैलों का बना हुआ होता है। आगे मानचित्र में इसकी स्थिति भी हम देखेंगे। तो पहला है बच्चों उत्तर पूर्वी पठारी क्षेत्र। मुख्य रूप से यहाँ छोटा नागपुर, उड़ीसा पठार, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ के क्षेत्र शामिल किए जाते हैं और यह सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। भारत में सबसे समृद्ध खनिजों के जो क्षेत्र है वो यही क्षेत्र है। यहाँ छोटा नागपुर, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ के क्षेत्र आते हैं। और यहाँ पर कौन कौन से जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बच्चों, लौह अयस्क, कोयला, मैग्नीज, बॉक्साइट और अभ्रक। यानी कि बच्चों क्षेत्र भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि सबसे ज़्यादा खनिज यहाँ पर मिलते हैं, और प्राप्त होने वाले जो खनिज है वो भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि यह जो कोयला है, लोहा है, मैग्नीज है, बॉक्साइट है, अभ्रक है, यह बच्चों मुख्य रूप से काम आते हैं क्योंकि ये बच्चों मुख्य रूप से बेसिक इंडस्ट्री यानी मूल निर्माण उद्योग है उसमें काम आते हैं, जहाँ पर लौह अयस्क से आयरन या इस्पात बनाया जाता है और उसी के द्वारा आगे औद्योगिक विकास किया जा सकता है। अर्थात मशीनों वगैरह के बनाने के लिए और दूसरे उपयोग के लिए जो आयरन या इस्पात बनाया जाता है वो सब इसी क्षेत्र से बनाया जाता है। तो ये हमारे लिए या भारत देश के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखता है बच्चों। दूसरा है बच्चों मध्यवर्ती पेटी, जिसके अंतर्गत छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र राज्यों में पाया जाता है। यहाँ मैग्नीज, बॉक्साइट, अभ्रक, तांबा और चूना पत्थर प्रमुख रूप से मिलता है। तीसरी है बच्चों दक्षिण पेटी, कर्नाटक व तमिलनाडु के कुछ भाग सोना, लोहा, क्रोमाइट, मैग्नीज और लिग्नाइट आदि खनिज यहाँ से प्राप्त होते हैं दक्षिण पेटी के रूप में। नेक्स्ट है बच्चों दक्षिण पश्चिम पेटी, जो कि कर्नाटक, गोवा और केरल क्षेत्र में पाया जाता है। यहाँ इलेमेनाइट, जिस्कॉन और मोनाजाइट, ठीक है, यह भी मोनाजाइट भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, परमाणु खनिज है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ दक्षिण पश्चिम पेटी में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है बच्चों पश्चिम पेटी, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र राज्यों में सीसा, तांबा, जस्ता, यूरेनियम, अभ्रक और मैग्नीज आदि प्राप्त होते हैं। तो इस तरीके से हमने मुख्य रूप से 5 पेटी देखी। इसके अलावा छठी पेटी है बच्चों हिमालयी पेटी और सातवीं है हिंद महासागर। ठीक है, तो हिमालय क्षेत्र में कहीं कहीं यत्र तत्र तांबा, सीसा, जस्ता, बिस्मिथ, निकल आदि भी पाए जाते हैं। इसके अलावा असम वाले जो क्षेत्र है उत्तर पूर्व के, वहाँ पर पेट्रोलियम की प्राप्ति भी 19वीं सदी से ही हमें प्राप्त हो रहा है। हिंद महासागर भी है बच्चों पश्चिम व पूर्वी तटों पर अपतटीय क्षेत्रों में। अपतटीय क्षेत्र का मतलब होता है बच्चों तट से दूर समुद्र के अंदर। ठीक है, तो अपतटीय क्षेत्रों में खनिज तेल और प्राकृतिक गैस की प्राप्ति भी होती है। तो इस प्रकार से बच्चों हमने देखा कि यहाँ पर भारत में विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार की खनिजों की पेटियाँ बनाई हुई है और इसका अध्ययन करने के लिए ये है। इस मानचित्र में बच्चों हम देख सकते हैं कि किस प्रकार की पेटी कहाँ पर है और उनकी स्थिति क्या है। पहली जो पेटी है बच्चों, ये पहली पेटी के रूप में हमने देखा था कि उत्तर पूर्वी प्रायद्वीपीय पेटी, ये मुख्य पेटी है। उत्तर पूर्वी प्रायद्वीपीय पेटी, यहाँ छोटा नागपुर पठार, उड़ीसा पठार, ठीक है, पश्चिम बंगाल, ठीक है बच्चों, इस प्रकार के क्षेत्र है और यह भारत की सबसे इम्पोर्टेंट पेटी है। दूसरी पेटी के रूप में मध्यवर्ती पेटी, यह मध्यवर्ती पेटी है बच्चों। तीसरी है दक्षिणी पेटी, ये दक्षिणी पेटी, यह भी
बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। चौथी है दक्षिण पश्चिमी पेटी, दक्षिण पश्चिमी पेटी जो कि केरल, गोवा और कर्नाटक में स्थित है। और पांचवी अंतिम पेटी है बच्चों पश्चिमी, ये राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र में स्थित है। यहाँ भी अरावली पर्वतमाला के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के खनिज हमें प्राप्त होते हैं बच्चों। साथ में देखते हैं बच्चों यहाँ पर हिमालयी जो क्षेत्र है यहाँ पर भी विभिन्न प्रकार के खनिज मिलते हैं। और जो अरब सागर, साथ ही हिंद महासागर, संपूर्ण हिंद महासागर जिसमें अरब सागर और बंगाल की खाड़ी भी आती है, यहाँ पर अपतटीय क्षेत्रों में प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम की प्राप्ति हमें देखने को मिली है। विशेष तौर पे देखें बच्चों, आगे पढ़ेंगे हम इसके बारे में कि मुंबई के पास में 160 किलोमीटर दूर मुंबई हाई स्थान है, बसीन क्षेत्र है, अलियाबेट क्षेत्र है, जो कि पेट्रोलियम में भारी मात्रा में उनका उत्पादन किया जाता है बच्चों। तो हम देख सकते हैं कि भारत की प्रमुख खनिज पेटियाँ कौन कौन सी है। यहाँ पर इनके द्वारा हम ये भी देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ पर कौन कौन से खनिज पदार्थों की प्राप्ति हमें हो रही है। इसमें मैग्नीज है, बॉक्साइट, खनिज तेल, सीसा, कोयला, लोहा, तांबा, सल्फर, अभ्रक और सोना। इस मानचित्र को बच्चों हमें देखना है, इनका विस्तृत अध्ययन करना है और अपने खाली मैप में इसको बनाना है इन पेटियों को। ठीक है बच्चों। इसके बाद देखते हैं हम कि लौह खनिज किस प्रकार का होता है। खनिजों की व्याख्या के अंतर्गत बच्चों पहला है हमारा लोहा खनिज। अब लौह खनिज हम जानते हैं बच्चों कि हमारे भारत के लिए या फिर यूँ कहूँ पूरी दुनिया के लिए, निर्माण के लिए या इंडस्ट्री के लिए सबसे प्रमुख जो खनिज होगा वो लोहा होगा। क्योंकि यदि बच्चों जिस क्षेत्र में लोहा ज़्यादा होगा, लोहा से इस्पात बनता है, इस्पात से विभिन्न प्रकार के उपकरण या फिर मशीनों के कलपुर्जे वगैरह बनते हैं। मशीन ही नहीं होगी बच्चों, माना कि जिन क्षेत्रों में लोहा नहीं होगा, इस्पात नहीं होगा और मशीन नहीं होगी, तो वो औद्योगिक रूप से विकास कैसे कर पाएगा। हालांकि इसका दूसरा पक्ष ये भी है कि आयात किया जा सकता है, लेकिन बेसिक उद्योगों के लिए, ठीक है, मूल जो उद्योग होता है वो लोहा इस्पात उद्योग होता है बच्चों, और उसके लिए लोहा उपलब्ध होना आवश्यक है। तो और भारत में भरपूर मात्रा में लोहा उपलब्ध है। अब देखते हैं बच्चों कि भारत में लोहा उपलब्ध है। साथ ही भी देखते हैं कि लोहा अयस्क 4 प्रकार से होते हैं: हेमाटाइट, मैग्नेटाइट, लाइमोनाइट और सिडेराइट। 4 प्रकार के लोह अयस्क होते हैं और इन अयस्कों से लोहा प्राप्त किया जा सकता है। अब ये देखने वाली बात है बच्चों कि भारत में जो लोह अयस्क मिलते हैं, हेमाटाइट और मैग्नेटाइट, ये उच्च स्तर के मिलते हैं, अर्थात भारत में बहुत ही अच्छे प्रकार के लोह अयस्क पाए जाते हैं, जिनमें 60 से 70% लोहांश मिलता है हेमेटाइट में। और भारत के कुल लोह अयस्क का 63% हिस्सा कैसा है? हेमेटाइट का है, अर्थात भारत में उच्च कोटि का लोहा प्राप्त होता है। दूसरा है मैग्नेटाइट, यह है, इसमें भी 60 से 70% लोहांश यह भी भारत में पाया जाता है। तीसरा है बच्चों लाइमोनाइट, 35 से 50% लोहांश वाला। और चौथा है सिडेराइट, 10 से 50% लोहांश वाला। ठीक है बच्चों, तो 4 प्रकार के हमने देखा लोह अयस्क। इसके बाद देखते हैं बच्चों कि लोह अयस्क के कुल आरक्षित भंडारों का लगभग 95% भाग ओडिशा, झारखंड, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, गोवा, आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु राज्यों में पाया जाता है। इस प्रकार से सर्वाधिक भाग 95% भाग इन राज्यों में हमें दिखाई देता है। पहला है बच्चों ओडिशा। ओडिशा देश में लोह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक है। यहाँ मयूरभंज में गुरु महिसानी, ये सबसे इंपॉर्टेंट है बच्चों, गुरु महिसानी, सुलेपात, बादाम पहाड़ प्रमुख क्षेत्र है। और इन क्षेत्रों से, मयूरभंज जिले के इन क्षेत्रों से कहाँ टाटा स्टील संयंत्र को लोहा प्राप्त होता है, जो कि भारत का सबसे पुराना लोह इस्पात संयंत्र है। ठीक है बच्चों, तो भारत के सबसे पुराने लोह इस्पात संयंत्र में लोहा कहाँ से जाता है? मयूरभंज जिले में गुरु महिसानी, सुलेपात, बादाम पहाड़ क्षेत्रों में से। ठीक है, इसके बाद ओडिशा में दूसरे क्षेत्र क्योंझर, सुंदरगढ़, कोरापुट आदि जिलों में भी लोह अयस्क हमें मिलता है। इसलिए देखो बच्चों कि उड़ीसा जो राज्य है वो लोह अयस्क में प्रमुख स्थान रखता है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं छत्तीसगढ़ दूसरा स्थान प्राप्त है। यहाँ दंतेवाड़ा, बस्तर, दुर्ग, राजनांदगांव, रायगढ़, बिलासपुर,
जिलों में लौह अयस्क का भारी जमाव है। इनमें कौन कौन से क्षेत्र हैं बच्चों? इन जिलों के अंतर्गत दल्ली राजहरा, बेलाडीला, कोंडापाल आदि क्षेत्रों से लौह अयस्क प्राप्त होता है। अगला है बच्चों झारखंड। सिंहभूम में नोआ मंडी, गुआ क्षेत्र तथा पलामू जिले में डाल्टनगंज प्रमुख क्षेत्र है। यहाँ पर नोआ मंडी, गुआ और डाल्टनगंज प्रमुख क्षेत्र हैं झारखंड के अंतर। अगला है बच्चों कर्नाटक में बेल्लारी, चित्रदुर्ग, चिकमंगलूर, बीजापुर, धारवाड़ आदि जिलों में बेल्लारी, हॉस्पेट, बाबा बूदन की पहाड़ियाँ व कुद्रेमुख क्षेत्र प्रमुख है। तो कर्नाटक में कौन कौन सा है बच्चों? बेल्लारी, होस्पेट, बाबा बूदन की पहाड़ियाँ और कुद्रेमुख प्रमुख क्षेत्र है जहाँ से लौह अयस्क की प्राप्ति होती है कर्नाटक के अंतर। इसके बाद देखते हैं बच्चों कि यहाँ के ये जो राज्य थे ये मुख्य थे। इसके अलावा छोटे स्तर पर आंध्र प्रदेश में अनंतपुर, खम्मम, रमल्ला कोट्टा, महाराष्ट्र में लोहारा, पीपलगांव, असोला, राजस्थान में मोरिजा, भीलवाड़ा के अंतर्गत नाथरा की पाल, उदयपुर में तथा झुंझुनू में भी लोहा मिलता है। तमिलनाडु में सलेम, उत्तरी अर्काट, नीलगिरी तथा गोवा के अंदर भी लोह उत्पादक क्षेत्र पाए जाते हैं बच्चों। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने देखा कि लोहा कहाँ कहाँ मिलता है। इन्हीं क्षेत्रों को हम मैप के अंदर देखते हैं एक बार। मैप के अंदर देखने से बच्चों पता चल रहा है कि कौन कौन से क्षेत्रों में विशेष रूप से बच्चों ये झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, ठीक है बच्चों, महाराष्ट्र का ये क्षेत्र, ये महाराष्ट्र का क्षेत्र, साथ ही मध्य प्रदेश। दक्षिण में बात करूँ बच्चों तो यहाँ कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र का ये दक्षिणी महाराष्ट्र, यहाँ पर विभिन्न प्रकार के क्षेत्रों में जो जो नाम भी हमने पढ़े बच्चों वो यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। इन मानचित्र जो हमारा खाली मानचित्र है, खाली मैप होगा बच्चों, उसके अंतर्गत हम इन क्षेत्रों को दिखाने होंगे। क्योंकि बच्चों प्रश्न आते हैं एग्जाम में कि कौन कौन से क्षेत्र कहाँ कहाँ पर है, ये मानचित्र में दिखाना होता है। और मानचित्र में दिखाने के दौरान हमें यह भी ध्यान करना होगा कि कौन से क्षेत्र में कहाँ पर है। बच्चों गुरु महिसानी, क्योंझर, कटक ये सब कहाँ? उड़ीसा में। साथ ही पलामू, हजारीबाग, रांची, सिंहभूम ये सब झारखंड में। और जो भी हमने पढ़े, जहाँ जहाँ भी जिस राज्यों में हमने पढ़े वो सब इस मानचित्र में दिए हुए हैं। तो इस मानचित्र का अध्ययन करना है। इसके साथ ही बच्चों हमने देखा कि लौह अयस्क कहाँ कहाँ मिलता है। और लौह अयस्क के बाद अगली क्लासेज में हम देखेंगे कि और दूसरे प्रकार के जैसे कि बॉक्साइट है, मैग्नीज है और दूसरे खनिज पदार्थ कहाँ कहाँ मिलते हैं भारत में। ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास में हमने पढ़ा खनिज किसे कहते हैं, खनिज के प्रकार कितने होते हैं और खनिज की क्या विशेषता होती है और लौह अयस्क भारत में कहाँ कहाँ मिलते हैं।